परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? Uniform Civil Code is something that's desirable, but that you have to take everyone along with you. It can't be imposed on people. हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। और कोई भी सरकार यूसीसी के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सरल भाषा में यूनिफॉर्म सिविल कोड कोडिफाइड नियमों की एक ऐसी लिस्ट है जिसमें लिखे नियम देश के हर सिटीजन पर समान रूप से लागू होंगे, फिर वो चाहे किसी भी रिलीजन, कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। मगर इम्प्लीमेंट करना तो दूर की बात, लॉ कमीशन के यूसीसी पर सिर्फ सजेशंस मांगने पर भी अगर देश में इतना केओस हो रहा हो, तो क्या यूसीसी इम्प्लीमेंट करना इतना इम्पोर्टेंट है? इज इट वर्थ ऑल दिस केओस, डिबेट्स एंड डिस्कशंस? लेट्स फाइंड आउट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स एनलिस्टेड हैं। इन्हें आगे और 6 पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये सारे फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल हैं, यानी हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो तो हम उनकी एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट के पास भी ये पावर्स हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करे। लेकिन इन बेसिक फंडामेंटल राइट्स के अलावा सिटीजन्स के पास और भी कई सोशो इकोनॉमिक राइट्स का होना ज़रूरी है जो एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करते हैं। मगर भारत की आज़ादी के तुरंत बाद ही ऐसे एडिशनल सोशो इकोनॉमिक राइट्स को एनफोर्स करने के लिए देश के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने ऐसे राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक एनलिस्ट किया। इन्हीं को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन शॉर्ट डीपीएसपी। डीपीएसपी जस्टिसिएबल तो नहीं है, मगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड ही इसलिए किया था ताकि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट वास्तविकता में उतारा जा सके। और डीपीएसपी वोटर्स के लिए भी एक मापदंड का काम करती है, जिसके आधार पर वो अपनी चुनी गई गवर्नमेंट्स के काम को जज कर पाएं। और इसी डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में ये मेंशन्ड है दैट द स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, आईपीसी जैसे और भी कुछ एक्ट्स हैं जो यूसीसी का एक अच्छा एग्जाम्पल हैं, क्योंकि वो देश के हर सिटीजन पर इक्वली लागू होते हैं। लेकिन अगर पर्सनल लॉज की बात करें तो इंडिया में अलग अलग धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं और इनमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। पर्सनल लॉज में मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, एलिमनी, अडॉप्शन ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं। 1950s के दौरान हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इन 4 एक्ट्स को पास करके पार्लियामेंट ने सिर्फ हिंदू पर्सनल लॉज को कोडिफाई कर दिया। यहाँ हिंदूज के डेफिनेशन में जैन्स, बुद्धिस्ट और सिख भी आते हैं, मगर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और पारसीज जैसे बाकी रिलीजन्स के पर्सनल लॉज इंडिया में आज भी कोडिफाइड नहीं हैं। 1950s में हुए हिंदू लॉज के कोडिफिकेशन से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे कई केसेस आए हैं जिनके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पार्लियामेंट को देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की सलाह दी। फॉर एग्जाम्पल, शाहबानो केस ऑफ 1985। इस केस में बेसिकली इंदौर में स्थित शाहबानो नाम की एक 62 साल की मुस्लिम महिला को उसके हस्बैंड ने, जो एक वेल नोन एडवोकेट भी थे, मोहम्मद अहमद खान ने डिवोर्स दे दिया और उन्हें मेंटेनेंस देने से भी इनकार कर दिया। इस केस में कोर्ट के वर्डिक्ट्स, मुस्लिम पर्सनल लॉज, कम्युनल पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजीज के बीच हो रहे कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ इस बात का भी रियलाइजेशन होता है कि इंडियन सोसाइटी की सभी औरतों के बेसिक राइट्स को लेकर भी अब भी और काम बाकी है। दूसरी केस है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1995। इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे हिंदू पर्सनल लॉज और इस्लामिक पर्सनल लॉज के बीच लूप होल्स ढूंढकर कुछ मर्द अपनी पहली बीवी के होते हुए भी इस्लाम में कन्वर्ट होकर दूसरी शादी कर लेते हैं।
इन शॉर्ट, सिर्फ इसीलिए कि एक से ज्यादा शादियां कर सके, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों का मजाक बना देते हैं। 2017 में शायरा बानो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक जैसी रिग्रेसिव प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के इसी वर्डिक्ट को अपहोल्ड करते हुए इंडियन पार्लियामेंट में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट को पास किया गया और ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया। अब इस्लामिक लॉज को कंसिडर करते हुए पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए लीगल है, राइट? मगर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हिंदू पर्सनल लॉज को 1950s में कोडिफाई किए जाने के बावजूद भी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनमें पॉलीगैमी आज भी प्रैक्टिस की जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 से लेकर 2021 में किया गया था। इसकी माने तो इंडिया में पॉलीगैमी का ओवरऑल नेशनल एवरेज है 1.4%। इसमें अगर अलग अलग कम्युनिटीज के पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो शेड्यूल ट्राइब्स के 2.4% पॉपुलेशन में पॉलीगैमी रिपोर्ट की गई है। वहीं शेड्यूल कास्ट में यह आंकड़ा है 1.5% और ओबीसी में 1.3%। अगर रिलीजियस कम्युनिटीज के हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी में यह आंकड़ा 1.9% है, हिंदू कम्युनिटी में 1.3%, क्रिश्चियन कम्युनिटी में 2.1%, बुद्धिस्ट में 1.3%, सिख्स में 0.5%। और इन सारी रिलीजियस कम्युनिटीज के अलावा जो लोग हैं उनमें पॉलीगैमी का दर है 2.5%, यानी सबसे ज्यादा। 2018 में 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूसीसी पर यह कहा था दैट द फॉर्मुलेशन ऑफ यूसीसी इज नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेज, यानी यूसीसी को लागू करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात को कहे अब 2023 में 4 साल बीत चुके हैं। इसीलिए 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जनरल पब्लिक से और स्पेशली रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी राय मांगी है। अगर ढेर सारे डिस्कशंस और डिबेट्स और डेलिबरेशंस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो जिस सेक्युलरिज्म की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में की गई है उसे स्ट्रेंथन करने की ओर ये सबसे बड़ा कदम होगा। यूसीसी ये इंश्योर करेगा कि इस देश की हर बेटी को, लिटरली हर बेटी को उसका सम्मान मिले और समान अधिकार मिले। वुमेन एम्पावरमेंट की ओर और जेंडर जस्टिस की ओर ये एक बहुत बड़ी स्टेप है। और क्योंकि यूसीसी देश के हर नागरिक पर और देश के हर हिस्से में समान रूप से लागू होगा, इसे देश के लीगल फ्रेमवर्क में ज्यादा क्लैरिटी आएगी और लॉज को इम्प्लीमेंट करना भी रिलेटिवली आसान हो जाएगा। इससे जुडिशरी पे जो कुछ केसेस को अलग अलग रिलीजियस पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने का बर्डन होता है वो काफी हद तक घट जाएगा और इससे लीगल सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। लेकिन इन सारी पॉजिटिव चीजों के साथ यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के रास्ते में कई प्रॉब्लम्स भी हैं जिन्हें सिर्फ एक्सटेंसिव और इंक्लूसिव डिबेट्स और डिस्कशन से ही दूर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 25 एक फंडामेंटल राइट है और देश के हर सिटीजन को अपने धर्म को मानने का, उसके अनुसार आचरण करने का और उसका प्रचार या प्रोपोगेशन करने का स्वातंत्र्य देता है। और यही आर्टिकल यूसीसी लाने के खिलाफ एक वैलिड आर्ग्यूमेंट भी है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स भी एब्सोल्यूट नहीं हैं। स्टेट इन पर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ से जुड़े कारणों से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी चुनौती है कि यूसीसी के अंतर्गत बदले जाने वाले नियमों के साथ ही सोसाइटी के माइंडसेट को, उसके मेंटालिटी को बदलना। आज के समय में भी अगर इंडिया की कोई भी कम्युनिटी देश के किसी भी कोने में पॉलीगैमी या चाइल्ड मैरिज जैसे प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हैं तो इस मेंटालिटी के पीछे कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और पॉवर्टी जैसे रीजंस छुपे होते हैं। गवर्नमेंट को यूसीसी लाने से पहले इन तीनों कारणों को जल्द से जल्द और इफेक्टिवली काउंटर करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, अगर किसी को ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मेजॉरिटीज़ के पक्ष में है और बदलाव सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के पर्सनल लॉज में होंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे करंटली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कुछ टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं और इस बात के हाई चांसेस हैं कि यूसीसी आने के बाद इन बेनिफिट्स को रद्द किया जा सकता है। So that's it for today's video, and do have your own chai pe charcha conversations on UCC with your family, friends or colleagues.
क्योंकि इंडिया के हर सिटीजन के लिए अब ये ज़रूरी है कि वो आने वाले बदलाव से अवगत रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, नमस्ते।